हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने देखा था खजूर, और खजूर के बाद में अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट फ्रूट बनाना, केला। हाँ, खजूर के अंतर्गत मैंने आपको दो क्वेश्चंस पूछे थे और दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको ये कहा था कि आपको कमेंट्स के जरिए या जो भी व्हाट्सएप है उसके जरिए आपको देना है। तो दोनों का जो आंसर है वो अपने पास में आते हैं, यानी खजूर का जो फल का प्रकार। एक तो हमने क्या देखा था, खजूर के फल का प्रकार देखा था, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा था, खाने योग्य भाग। लगभग स्टूडेंट्स के राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस चीज की। अब हम चलते हैं आगे, ये दोनों चीज आपकी क्लियर है। इनके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट केला, और केले का जो बॉटनिकल नेम है वो बॉटनिकल नेम आपके पास में क्या है, मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका, ये तो इसका क्या हो गया, बॉटनिकल नेम आ गई। फिर बात करूं मैं इसकी फैमिली की, तो ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है, मुंजेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, ये मुंजेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। बात करता हूं मैं इसके ओरिजिन पैलेस की, तो ओरिजिन पैलेस क्या है, भारत। देखो बेटा, एक चीज आप याद रखोगे, जितने भी आपके हम बात करें ना कि धार्मिक महत्व से जुड़े हुए जो भी फल है या कोई भी फसल है, चाहे कोई कुछ भी है धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई, उसका ओरिजिन पैलेस हमारे क्या माना जाता है, भारत माना जाता है। जैसे मैं बात करूं क्रॉप्स विशेष के अंतर्गत, तो क्रॉप्स विशेष के अंतर्गत की जो जैसे कॉटन है, कॉटन के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन यूज में लेते हैं, किसके लिए, यानी दिया बत्ती में, ठीक है। तो वहां पर वो क्या होगी, धार्मिक महत्व से हमारे पास में जुड़ी, तो उसका ओरिजिनल प्लेस मैंने क्या बताया, इंडिया बताया। जैसे हमारे पास में बात करें गन्ना, गन्ना भी क्या है, धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर गन्ने के लिए भी हम क्या करते हैं, इंडिया बताते हैं या फिर न्यू गिनी बताते हैं। ऐसे हम बात करते हैं केले के लिए, तो जहां पर भी, एक तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई कोई क्रॉप्स है उसका ओरिजिन प्लेस अपने पास में क्या रहता है, इंडिया आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं हम, जैसे आपके दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी फसलों में लगभग आपके टोटल लगभग जो क्रॉप्स है दलहनी, उनमें आपके ओरिजिन प्लेस हमारे पास में क्या है, इंडिया है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसका बॉटनिकल है मूसा पैराडिसिका। फिर हमने बात की इसकी फैमिली की मुंजेसी, ओरिजिन प्लेस हमारे पास में क्या आ गया, भारत आ गया। फिर बात करते हैं इसके फल के प्रकार की, तो फल का जो प्रकार होता है वो फल का प्रकार यहाँ पर क्या होता है बेटा, सरस या बेरी होता है। क्या होता है, सरस या बेरी होता है। और बात करें खाने योग्य भाग की, खाने योग्य भाग की, तो जो खाने योग्य भाग होता है वो खाने योग्य भाग क्या होता है, हम दोनों चीज बताते हैं, मिजो व एंडो, यानी मिजो कार्प और एंडो कार्प दोनों भाग इसके खाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 33, 2n बराबर कितने होते हैं, 33। और किस प्रकार का होता है ये केला, त्रिगुणित केला होता है। एक चीज बेटा याद रखोगे आप, जो भी चीज त्रिगुणित आती है, कोई भी आपके फ्रूट्स है या कोई भी वेजिटेबल्स है, यदि वो त्रिगुणित है तो त्रिगुणित जो भी चीज होगी वो क्या होगी, सीडलेस होगी। त्रिगुणित जो भी चीज होती है वो क्या होती है बेटा, सीडलेस होती है, उसमें बीज नहीं पाया जाता। ये चीज आपको क्लियर करनी है कि जो भी त्रिगुणित होगा उसमें सीड नहीं पाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इस केले को किस किस नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर भी आ सकता है, जैसे कल्पतरु, मैं बात करूं कि कल्पतरु किसका उपनाम है या किसे जानते, किस फल वृक्ष को जानते हैं, तो आपके किसको नाम जानते हैं, केले को जानते हैं। तो यहाँ पर आ गया इसका दूसरा नाम कल्पतरु। फिर हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ पैराडाइज, इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जान सकते हैं, एप्पल ऑफ
पैराडाइज। इसके बाद में हम बात कर रहे थे एप्पल ऑफ पैराडाइज के बाद में एडम्स फिग, ये भी बहुत अच्छा नाम है इसका, एडम्स फिग। ये तीनों नाम हैं, ये तीनों नाम किसके हैं? आपके केले के। यानी केले को हम एडम्स फिग के नाम से भी जान सकते हैं, कल्पतरु के नाम से भी जान सकते हैं और एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जान सकते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं यानी विश्व में तो भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का उत्पादन में कौन सा स्थान है बेटा? फर्स्ट स्थान है, प्रथम स्थान है, ये याद रखोगे। देखो प्रथम स्थान किस किस के अंतर्गत आया? हमने देखा था मैंगो, विश्व की कंडीशन की बात की थी तो मैंगो भी भारत में क्या था? पहले स्थान पर था। फिर बात की थी हमने जैसे नींबू वर्गीय फल पढ़े थे, नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत भी हमने बेटा यही पढ़ा कि आपका जो भी नींबू वर्गीय फल है उनका प्रोडक्शन में विश्व में पहला स्थान किसका? भारत का है। उसके बाद हमने केले की बात की, केले के लिए भी हम क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन किसका होता है? केले का होता है। लेकिन बात करते हैं किसकी? जैसे हम फलों के अंतर्गत भारत की कंडीशन देखें, जैसे आपके पास में फल सारे के सारे हैं, जैसे आम भी है, केला भी है, अमरूद भी है, नींबू भी है, ये चीज हम एक जगह ले लेते हैं। तो इन फलों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है? ये चीज आप बताओगे। तो बेटा देखो जैसे विश्व की हम बात करें तो विश्व में हमने तो ये कहा कि भारत का पहला स्थान है, केले के लिए भी यही कहा कि भारत का पहला स्थान, और नींबू के लिए भी हमने यही कहा कि भारत का पहला स्थान है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रूट्स के अंतर्गत हमारे देखें कि सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा प्रोडक्ट होता है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल उत्पादित होता है? तो बेटा आपको क्या बताना है? सबसे ज्यादा केले का उत्पादन होता है। किसका होता है बेटा? केले का उत्पादन होता है। सेकंड स्थान के बाद बात करें तो मैंगो का होता है, और थर्ड की बात करें तो नींबू का होता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, यानी सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन हमारे को मिलता है? केले का मिलता है, उसके बाद आम का मिलता है, और उसके बाद हमारे को नींबू का प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा चलते हैं हम इसके पुष्पक्रम की। तो शायद जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि केले का पुष्पक्रम स्पैडिक्स होता है। याद आया हो तो आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि केले का जो पुष्पक्रम होता है वो पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पैडिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैडिक्स। एक चीज चलो ये याद आया, यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पपाया का, पपीता का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? साई मेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? साई मेज कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर पपीता का जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है? साई मेज कहलाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारे पास में आ गई। तो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं बेटा जलवायु। हम पढ़ रहे क्या? केला की हमारे पास में जलवायु किस प्रकार की होती है? उष्ण जलवायु होती है। किस प्रकार की होती है? उष्ण जलवायु होती है। इसके लिए टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना याद रखना है बेटा? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे को टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मृदा की। इसकी बात करते हैं मृदा की। बात करें तो मृदा नॉर्मली वही दोमट मृदा, कौन सी मृदा? दोमट मृदा। सभी के लिए लगभग हमने क्या पढ़ा? दोमट मृदा पढ़ा। ठीक है, तो सॉइल हमने कौन सी ली? आपके दोमट। तो इस मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 होना चाहिए। कितना पीएच होना चाहिए बेटा? 6.5 से 7.5 होना चाहिए। हमने बात कर ली इस चीज की। इसके बाद देखो मृदा के बाद में हम इसका लेते हैं प्रवर्धन। किसके द्वारा करोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। प्रवर्धन, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? शकर्स या अंतःभूस्थारियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शकर्स या अंतःभूस्थारी। अरे बेटा शकर्स को हम क्या कहते हैं? अंतःभूस्थारी कहते हैं। यहाँ बेटा दो आपको ध्यान रखना है, ये शकर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके स्वार्ट शकर्स, हमने इसको क्या कहा? श्वार्ट शकर्स या सकरी पत्ती शकर्स, सकरी पत्ती शकर्स या तलवार शकर्स।
या क्या बोल दिया, तलवार शकर्स। देखो जो शकर्स है, यानी एक तो हमने कौन सा ले लिया, स्वार्ड शकर्स, और दूसरा हम लेते हैं वाटर शकर्स। दूसरा हमारे पास में क्या आता है, वाटर शकर्स आता है, जिसको हम चौड़ी पत्ती शकर्स भी कहते हैं। तो दो यानी हमारे पास में आए शकर्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर एक आपके आया स्वार्ड शकर्स। अरे स्वार्ड शकर्स की पत्तियां क्या होती है, तलवार नुमा होती है। तलवार नुमा के कारण हमने क्या कह दिया उसको, तलवार शकर्स कह दिया। ठीक है, फिर बात करें तलवार कैसी होती है, सकरी होती है, वैसे ही उसकी पत्तियां क्या होती है, सकरी होती है, आगे से तीखी होती है। इस वजह से हमने क्या कह दिया उसको, यानी सकरी पत्ती शकर्स कह दिया। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास में वाटर शकर्स, या वाटर शकर्स को हम क्या कहते हैं, चौड़ी पत्ती, यानी वाटर शकर्स की जो पत्तियां होती है, इस प्रकार के जो शकर्स होते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है बेटा, चौड़ी होती है, जिसके कारण से हमने इसको क्या कह दिया, चौड़ी पत्ती शकर्स कह दिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से आपको मोस्टली काम में कौन सा लेना है, स्वार्ड शकर्स काम में लेना है। मुख्यतया प्रयोग, मुख्यतया प्रयोग कौन सा आता है इनमें से, स्वार्ड शकर्स आता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वार्ड शकर्स का वजन कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, स्वार्ड शकर्स, क्योंकि कल लास्ट क्लास में हमने खजूर पढ़ा था, और खजूर में हमने पढ़ा था ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए, तो वहां पर हमने पढ़ा था 6 से 12 केजी होना चाहिए, पढ़ा था। चलो इसका वजन देखते हैं। तो स्वार्ड शकर्स जो होते हैं उनका वजन लगभग 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। दूसरी चीज, इन ये शकर्स क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फलन जल्दी होता है। क्या होता है, फलन जल्दी होता है, शीघ्रता से होता है। इनमें फलन क्या होता है, लेट होता है, यानी वाटर शकर्स में फलन क्या होगा, देरी से होगा। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो स्वार्ड शकर्स होता है, उन स्वार्ड शकर्स में रोपण के कितने माह बाद अपने फलन प्रारंभ हो जाता है, तो रोपण के 11 माह बाद, रोपण के 11 माह बाद क्या हो जाता है, फलन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। वाटर शकर्स लेट होता है, यानी 11 महीने में भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास लगता है। लेकिन जो स्वार्ड शकर्स होते हैं, वो स्वार्ड शकर्स में का वजन आपको 500 से 700 ग्राम याद रखना है, और 11 माह के बाद, यानी जब भी आप रोपाई करोगे, उस रोपाई के लगभग 11 महीने बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर फलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलो ये सब परिवर्तन हमने देख लिया। परिवर्तन के बाद चलते हैं अपन, हाँ एक चीज और याद रखोगे, परिवर्तन में वर्तमान में क्या काम में ले रहे हैं, उत्तक संवर्धन काम में ले रहे हैं। वर्तमान में परिवर्तन की कौन सी विधि सबसे ज्यादा यूज में ली जा रही है, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर काम में ली जा रही है। और केले की एक टिश्यू कल्चर के द्वारा वैरायटी तैयार की गई है, कौन सी, G9 वैरायटी। कौन सी वैरायटी तैयार की गई बेटा, G9 वैरायटी तैयार की गई है। इस G9 वैरायटी ये किस, यानी इसमें क्या है, वायरस के प्रति प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। क्या होता है, वायरस के प्रति प्रतिरोधी क्षमता इसमें होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गई। इसके बाद देखते हैं इसकी वैरायटियां। नेक्स्ट हमारे को क्या देखना है, इसकी वैरायटियां। वैरायटियों में देखिए सबसे पहले वैरायटी हम देखते हैं पूवन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी हमारे पास में आती है। कौन सी वैरायटी आगे बेटा, पूवन। पूवन है, देखो इसमें एक रोग होता है, कौन सा, पनामा विल्ट। कौन सा रोग होता है, पनामा विल्ट। इस पनामा विल्ट के प्रतिरोधी वैरायटी है कौन सी, पूवन। ठीक है, आगे समझ में, अरे विल्ट कुत्ता बात एक ही है, कुछ भी बोल दो। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी के रूप में, जैसे रसतली है। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हमने क्या बताया, रसतली है, चक्र केली है, चक्र केली, विरूपक्षी, चक्र केली आ गई, विरूपक्षी आ गई, ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा, ड्वार्फ कैवेंडिश, रोबस्टा। फिर इसके बाद में एक वैरायटी है बसराई ड्वार्फ, बसराई ड्वार्फ
बसराई ड्वार्फ। ये बसराई ड्वार्फ कहाँ के लिए बेस्ट है? महाराष्ट्र के लिए बेस्ट है। कहाँ के लिए बेस्ट है? महाराष्ट्र के लिए बेस्ट है। फिर इसके बाद में हरे, मैं लिखा ना आपने, हरी चाल नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हमने देख ली, हरी चाल। फिर इसके बाद में G9 वैरायटी अपने पास में आई गई, ठीक है। और इसकी एक वैरायटी जो वेजिटेबल, हालांकि तो अलग ही बता देता हूँ, दो वैरायटी हम काम में लेते हैं सब्जी के लिए। ये तो जो वैरायटी ऊपर ली हमने वो तो किसके लिए ली? फलों के लिए ले ली। अब बात करूं मैं सब्जियों के लिए, तो देखो बेटा, एक तो यहाँ से लेके आ जाओ उस चीज को, उवन जो वैरायटी है वो हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। और एक आप और याद रखोगे, नैंड्रिन। कौन सी वैरायटी याद रखो बेटा? नैंड्रिन जो वैरायटी है वो नैंड्रिन वैरायटी भी हम क्या करते हैं? सब्जी के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वानस्पतिक अनिषेक जनन। देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझो आप, पार्थेनोकार्पी ये क्रम्स है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचन के फल बनना, बिना निषेचन के फल बनना। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाता है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। हमारे पास में यहाँ पर क्या आया? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, या इसको वानस्पतिक अनिषेक जनन भी हम बोल सकते हैं। वानस्पतिक अनिषेक जनन, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है? केले में पाई जाती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके रोगों की। तो रोगों में पहला रोग हमारे पास में कौन सा आया? पनामा विल्ट आया, जो उकटा रोग है वो आ गया। उकटा किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम के कारण होता है। फ्यूजेरियम के कारण होता है। अब फ्यूजेरियम जो ऑक्सीस्पोरम है, इस ऑक्सीस्पोरम की जो स्पीसीज है, ठीक है, कौन सी है? क्यूबेंस। इस क्यूबेंस के कारण कौन सा रोग होता है? आपके विल्ट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्ट रोग होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें एक रोग है पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग है अपने पास में? पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, देखो जहां पर भी पत्ती धब्बा आ जाए वहां पर आपको रोग यानी कवक लेके चलना था, सर्कोस्पोरा। कौन सा कवक लेके चलना था बेटा? सर्कोस्पोरा। और जो सर्कोस्पोरा है उसकी प्रजाति कौन सी है? म्यूसिकोला। सर्कोस्पोरा की प्रजाति कौन सी आएगी? म्यूसिकोला। इस सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला के नाम द्वारा क्या होता है? कौन सा रोग होता है? पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? पत्ती धब्बा या लीफ स्पॉट रोग होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रोग के अंतर्गत बंची टॉप। नेक्स्ट रोग के अंतर्गत हमारे पास में क्या आ गया? बंची टॉप, जिसको हम क्या कहते हैं? माथा बंधना भी कहते हैं। बंची टॉप या माथा बंधना। बंची टॉप या माथा बंधना किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और आपको पता है कि वायरस को कोई ना कोई क्या करेगा? फैलाएगा, उसका कोई ना कोई वेक्टर होगा। यहाँ पर जो वायरस को फैलाने वाला कीट है वो कौन सा कीट है? एफिड कीट है। कौन सा कीट है? एफिड कीट है। नेक्स्ट आ जाते हैं कीटों के ऊपर। कीटों में देखिए बेटा, केले का बिट्टल। कौन सा आ गया? केले का बिट्टल आ गया। तना छेदक आ जाता है। तना छेदक और दीमक, इन कीटों का प्रकोप इसमें होता है। जो आपके एफिड है, इस एफिड का प्रकोप हो ही रहा है, तो एफिड क्या करेगा? बंची टॉप को फैलाएगा, ठीक है।
उसके बाद में आते हैं फलों को पकाना। अरे बेटा, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? इथ्रेल का किया जाता है। इथाइलिन हार्मोन है, उस इथाइलिन हार्मोन के अंतर्गत इथ्रेल है, उस इथ्रेल का प्रयोग करते हैं। कितने ppm? 1000 ppm। कितने ppm का छिड़काव करते हैं? 1000 ppm का छिड़काव करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज फिर है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो उर्वरक होता है वो उर्वरक अनुपात क्या रखा जाता है? उर्वरक अनुपात है, वो उर्वरक अनुपात क्या रखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके जो NPK होता है उस NPK का अनुपात क्या रखा जाता है? 1:1:4। जैसे हमने क्या कहा, 100 kg हम क्या काम में ले रहे हैं? यदि नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 100 kg हमारे फास्फोरस काम में लेना है, लेकिन जो पोटास होता है वो पोटास हमारे को क्या करना होता है? 400 kg लेना होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पोटास की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसमें होती है? केले में होती है। ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं केले का तना। केले का तना क्या कहलाता है बेटा? सूडोस्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है? सूडोस्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सूडोस्टेम कहलाता है। अरे जो सत्य तना है, ट्रूप्स यानी स्टेम। अब देखो यहाँ पर हमने बात की यानी सूडोस्टेम। सूडोस्टेम का मतलब क्या होता है? सत्य तना। अरे जो आपके काम में लेते हैं यानी जो मृदा सतह है, उस मृदा सतह से ऊपर का जो भाग होता है यानी जो हम तना होता है वो तना क्या कहलाता है? सूडोस्टेम कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ क्रियाएं की जाती हैं। अब वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपके कौन सी? प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब बांधना। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बांधना। यानी आप किसका सहारा दे रहे हो? तो यहाँ पर हम कहते हैं लकड़ी का सहारा। क्यों देंगे? गिरने से बचाने के लिए। अरे केला क्या होगा? गिर जाएगा। तो केले को हवा के चलने के कारण, तो केले को हवा से गिरने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? लकड़ी का सहारा देंगे। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोपिंग कहते हैं। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट क्रिया के अंतर्गत डी-सकरिंग। नेक्स्ट क्रिया के अंतर्गत हमने बात की किसकी? डी-सकरिंग। डी-सकरिंग का मतलब शकर्स को हटाना। जो अवांछित शकर्स है उन अवांछित शकर्स को हटाना। अवांछित शकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डी-सकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें एक रटूनिंग शब्द आता है। रटूनिंग या जिसको हम कहते हैं पेडी फसल। अरे ये गन्ना के अंतर्गत भी होती है। किसके अंतर्गत होती है? गन्ना के अंतर्गत भी होती है रटूनिंग या पेडी फसल। क्या होता है रटूनिंग या पेडी फसल? हम क्या कहते हैं गन्ने में कि गन्ने को काट लिया और काटने के बाद जो जड़ें हुई जो हमने मृदा में छोड़ी, उन्हीं जड़ों के द्वारा नया पौधा तैयार हो रहा है, वो क्या कहलाता है? पेडी फसल या रटूनिंग कहलाता है। तो सेम जैसे आप गन्ने में कर रहे हो वैसा का वैसा आप कहाँ कर रहे हो? केले में कर रहे हो। तो वो क्रिया हमारे पास में कौन सी हो गई? आपके पेडी फसल हो गई या रटूनिंग हो गई। उसके बाद देखिए आप कैसे पता लगाओगे कि केला परिपक्व हो चुका है? तो यहाँ पर हम बात करें परिपक्वता जांच। इसकी बात कर रहा हूं मैं, परिपक्वता जांच की बात कर रहा हूं। तो परिपक्वता जांच हम किस आधार पर करते हैं? 3/4 कोणिता आधार पर। ये 3/4 कोणिता आधार क्या है? तो ये आपको बता देता हूं मैं। 3/4 कोणिता आधार का मतलब जैसे केला होता है वो केला क्या होगा? जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? यानी राउंड आकार में घूमता चला जाएगा। ऐसे ही आता है तो केला, अरे राउंड आकार में क्या होता है? घूमता चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये कितना घूमना चाहिए? 3/4 घूमना चाहिए। कितना भाग घूमना चाहिए इसका? 3/4 भाग घूमना चाहिए। ये होता है 3/4 कोणिता आधार। क्या होता है ये? 3/4 कोणिता आधार। यदि फल जो आपका केला है
वो यानी राउंड आकार में 3/4 भाग घूम चुका है, इसका मतलब क्या होता है, केला परिपक्व हो चुका है। और यदि केला क्या है, थोड़ा सा ही घूमा है, जैसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसका मतलब क्या है, केला अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। तो राउंड आकार में क्या होना चाहिए, 3/4 पूर्णता के आधार पर घूमना चाहिए। ठीक है, ये आपके क्या था, छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, केला। ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।